Hello all my dear students, I'm Amit Ajwani and I welcome you all to my channel Let's Be a Good Student. So students, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का पर्सपेक्टिव, आपकी सोच बदलने वाला हूं, ऑफ कोर्स पॉजिटिव वे में, जिससे आप अपने मार्क्स में, अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लेके आ पाएंगे। अभी तक आपकी एज अ स्टूडेंट एक ये बेसिक नेचर, एक ये बेसिक प्रॉब्लम होती है कि आप सभी लोग एज अ स्टूडेंट क्योंकि सोच रहे हैं, तो इसी वजह से आपके मार्क्स उतने नहीं आ पाते जितने आप लाना चाहते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? शिफ्ट इन द पर्सपेक्टिव। कैसे, वही बताने वाला हूं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपका एक पढ़ने का तरीका लेके चलते हैं। आप किस तरीके से पढ़ते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को जिसपे आपको कुछ लर्न करना है, आप उसको रीड करते हुए चलते हैं। बीच बीच में जो जो डेफिनेशंस आ रही हैं, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, वो आप साथ के साथ लर्न करते हुए चलते हैं। अगर आप किसी लैंग्वेज को रीड कर रहे हैं तो आप उस पूरे चैप्टर को रीड करते हुए चलते हैं समझने के लिए। अब थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए। अब से एक स्टूडेंट की तरह ना सोच के एक टीचर की तरह सोचना शुरू कीजिए। हैव अ टीचर्स पर्सपेक्टिव। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अब जब आप किसी भी एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप उस चैप्टर के किसी एक टॉपिक को पिकअप कीजिए, उस टॉपिक को पढ़िए, समझिए, लर्न कीजिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर आप टीचर होते, आप एग्जामिनर होते, तो आप इस टॉपिक में से किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट के रूप में देते। सो नाउ व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, तो आप इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट, रेलेवेंट और इररेलेवेंट, इनमें डिफरेंशिएट करना धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो एक एग्जामिनर पर्सपेक्टिव लेके चलिए। अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं वो समझने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अब अपना जब आपने पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया, तो अब आपको क्या लेना है? अब आपको ये समझना है कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, उसको मैं समझाऊं कैसे, उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। बिकॉज जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो इस बात के नहीं मिलने वाले हैं कि आपको कितना समझ में आया। मार्क्स जो आप लिख के आ रहे हैं उस पे मिलने वाले हैं। जो भी आपने लिखा है, एग्जामिनर उस पे आपको जज करेगा, इवैल्यूएट करेगा और आपको मार्क्स देगा। तो अब से समझने वाला एटीट्यूड तो रखना ही रखना है, साथ ही साथ मोर इंपॉर्टेंटली समझाने वाला एटीट्यूड रखना है कि मुझे ये चीज समझ में आ गई, फाइन, लेकिन इसको एक्सप्रेस कैसे करना है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे आप इंग्लिश की पोएम्स करते हैं, जब आप इंग्लिश में पोएम्स करते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इंग्लिश की पोएम्स को पूरे का पूरा रीड करा, उसको पूरे का पूरा समझा, वर्ड मीनिंग समझ लिए, एक्सप्लेनेशन समझ ली, पोएटिक डिवाइसेस समझ लिए। ये सारी चीजें जब आप कर लेते हैं तो आपको लगता है कि आपने पोएम कर ली। अब उसके बाद एग्जाम में जाएंगे और देखेंगे जी क्या क्वेश्चंस आते हैं। इतने सालों से आप पोएम्स करते हुए आ रहे हैं, क्या आपने कभी उसको डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करी है? आपको पता है कि पोएम में से सबसे मेन जो आपको पहली चीज आती है, दैट इज एक आरटीसी, जिसमें आपको 3 या 4 लाइंस दे दी गई हैं और उसके बेस पे आपको नीचे 3 या 4 क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, राइट? यही आता है। क्या आपने कभी कभी पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करी है? एक पोएम में एक एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है? सबसे पहली चीज जो वो आपसे पूछ सकता है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा बात का इशू है, लेकिन वो आपसे क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है नेम द पोएम एंड द पोएट। अब क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो पोएम और पोएट का नाम याद करना है। अब इनमें ध्यान क्या रखना है? पोएट के नाम की स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए, कई बार उसमें गड़बड़ हो जाती है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, पोएम के नाम में आर्टिकल्स ए, एन और द
आपको पोएम के नाम में याद रखना है कि वो पोएम कौन सी है, अ चाइल्डहुड है या द चाइल्डहुड है या सिर्फ चाइल्डहुड है, फोटोग्राफ है, अ फोटोग्राफ है या द फोटोग्राफ है, मदर एट 66 है या माई मदर एट 66 है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है या द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है। तो हम लोग पोयम को कभी भी इतना ज्यादा तरीके से फोकस नहीं करते हैं, लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि उसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, फोकस कीजिए और नेम द पोएम एंड द पोएट, ये पहला क्वेश्चन अब हमारा फुल मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन वो क्या पुटअप कर सकता है, दैट इज हु इज आई इन द above lines, हु इज ही इन द above lines, हु इज शी इन द above lines। कोई भी प्रोनाउन देखिए आपको पूछ सकता है, आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, पूछ सकता है हु इज आई, हु इज वी, हु इज दे इन द above lines। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप उस पोएम को करते हुए चलेंगे तो हर प्रोनाउन को आपको ध्यान से रिलेट करके दिमाग में बिठाना है कि वो प्रोनाउन किसके लिए है, ही, शी, आई, वी, यू, दे किसके लिए है। सॉर्टेड आउट। थर्ड क्वेश्चन जो वो आपसे नॉर्मली पूछता है, दैट इज नेम एंड एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस इन द above lines। तो आपने सारे पोएटिक डिवाइसेस पढ़ते टाइम रिलेट करने हैं और इंपॉर्टेंटली नेम एंड एक्सप्लेन है क्वेश्चन में। तो सिर्फ नाम नहीं पता करना कि इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन की हाउ दैट पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है WH क्वेश्चन, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। अब इन चार टाइप के WH क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज कि आप किसी भी पोएम के लिटरल मीनिंग्स और सिंबॉलिक मीनिंग्स दोनों को समझिए। लिटरल मीनिंग का मतलब डिक्शनरी मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब इन डेप्थ मीनिंग, मेटाफोरिकल मीनिंग, राइट। अगर आपने ये दोनों तरीके के मीनिंग समझ लिए तो इन दैट केस आप ये सभी WH वाले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर आपने इस पोएम से रिलेटेड हर एक वर्ड का मीनिंग पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप अगले टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, गिव द वर्ड विच हैव द सेम मीनिंग एज दिस, सिनोनिम्स। तो आपको अब हर वर्ड का मतलब पता है, इसीलिए आप उसको सिनोनिम्स इजीली रिलेट कर पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो 99% बच्चे नहीं करते हैं और जो आपको आज से करनी है वो क्या, आपने पोएम पढ़ ली, पोएम और पोएट का नाम याद कर लिया, सारे के सारे प्रोनाउन आपने याद कर लिए, उसके बाद सारा लिटरल मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग्स, पोएटिक डिवाइसेस सब कर लिया। अब ये करने के बाद क्या करना है, इस पोएम को अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में स्टार्टिंग टू एंड एक्सप्लेन करिए, 2-2 लाइन, 4-4 लाइन करके। अगर आप इस पोएम को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो फर्स्ट थिंग, आपको एक जो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 3-4 वर्ड या एक लाइन दे दिए, आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। एंड अगर आप इस पोएम को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अब आपको ये पूरी पोएम अच्छे से आती है। दिस इज द वे हाउ यू शुड गो अहेड विद योर पोएम्स। लिटरेचर चैप्टर के पार्ट्स पे आते हैं। एक पूरे चैप्टर को एक साथ मत रीड कीजिए बेटा। करना क्या है, जब भी आप एक चैप्टर को रीड कर रहे हैं एक पेंसिल साथ में रखिए। फर्स्ट थिंग, कोई भी कैरेक्टर का नाम आता है, कोई भी प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर नाउन आता है, उसको साथ के साथ बुक्स में बॉक्स बनाते हुए चलिए, ताकि वो उस पेज के ऊपर अलग से हाईलाइटेड आपको दिखे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये कैरेक्टर्स हैं, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। सेकेंड थिंग, पूरे चैप्टर को पार्ट्स में, एक एक पेज, एक बड़े बड़े पैराग्राफ या छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ में डिवाइड कीजिए और हर उस एक पेज या हर एक बड़े पैराग्राफ या छोटे पैराग्राफ 2-3 के बाद रुकिए और उन पर्टिकुलर पैराग्राफ्स या उस पर्टिकुलर पेज में वंस अगेन हैविंग द एग्जामिनर पर्सपेक्टिव रिलेट कीजिए कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस पैराग्राफ में से क्या क्वेश्चन बनाता,
इस पेज में से क्या क्वेश्चन बना था। दिस इज हाउ यू गेट एन इनसाइट। और अब आप साथ के साथ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दोनों रिलेट करते हुए जब चलते हैं, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू। अब ये तो थी इंग्लिश की बात। आप साइंस पे आ जाइए, एसएसटी पे आ जाइए, सेम फंडामेंटल हैज टू बी फॉलोड। पूरा चैप्टर एक बार में नहीं होता है बेटा। पूरे चैप्टर को टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड कीजिए और उस एक टॉपिक के बाद अपने आप से सवाल पूछिए कि इस एक पर्टिकुलर टॉपिक में, इन 2 पैराग्राफ्स में, इन 1 पेज या 2 पेजेस के अंदर एज एन एग्जामिनर मैं क्या क्या पूछ सकता हूं। वो चीजें इंपॉर्टेंट है। और जब आप ऐसे एक एक 2 टॉपिक करते हुए चलते हुए पूरे चैप्टर को जब आप खत्म कर लेते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करनी है। वो क्या करनी है, आंख बंद कीजिए और इस पूरे चैप्टर में टॉपिक वाइज अपने आप को रिपीट करवाइए कि व्हाट एग्जैक्टली वाज देयर इन दिस चैप्टर। एंड वंस यू आर एबल टू डू इट, वंस आपको अगर ये पता है किसी भी एक चैप्टर में जो 4, 5, 8, 10, 15 पेजेस का था, जब आपने उसको पूरा लर्न कर लिया, तो उस चैप्टर में पहले ये टॉपिक है, उसके बाद ये टॉपिक है, उसके बाद ये टॉपिक है, उसके बाद ये टॉपिक है। अगर आप ऐसे सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स रिलेट कर पा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं, यू हैव डन द चैप्टर वेल। गॉट इट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कीप इन माइंड। Have the examiner's perspective, teacher's perspective while studying. फिर उसके बाद जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, अभी तो ये था आंसर लर्न करने कौन से हैं, क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, वंस अगेन हैव द एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव इन माइंड। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कितने लाइंस में एक्सप्रेस करना है। 2 नंबर का है तो एग्जामिनर इसमें क्या चाह रहा है। 3 नंबर का है तो वर्ड लिमिट क्या होगी। 5 नंबर का है तो कितना एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू नीड टू रिलेट हाउ मच इज द लेंथ एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फॉर दैट आंसर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चन को पढ़ के ये रिलेट करिए कि what exactly is the question specifically demanding। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो इन दैट केस आपको सिर्फ अपना नाम बताना है, आपको और कुछ नहीं बताना है। आपको ये नहीं बताना है कि मेरा नाम मेरे दादाजी ने रखा था या मेरा नाम रखने के लिए पहले हवन हुआ, मुहूर्त निकाला गया, नहीं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम? सो माई नेम इज दिस। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। ऐसे ही why a person said this to second person, तो आपको सिर्फ ये बताना है why he said so, when he said so, how he said so, no, why, what is the reason। so आपको क्वेश्चन को रिलेट करना होता है और उसी हिसाब से आपको सबसे पहली चीज ये अपने आप से पूछनी है कि इसमें एग्जामिनर आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि आप क्या लिखें। आपसे वो क्या चाह रहा है जिसपे वो आपको 1 में से 1 या 2 में से 2 या 3 में से 3 या 5 में से 5 नंबर देगा। व्हाट एग्जैक्टली ही इज एक्सपेक्टिंग। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है सो ऑब्वियसली आप उसको 5 लाइंस में एक्सप्लेन करके आ रहे हैं, आपके मार्क्स कटेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसको भी आप 5 लाइंस में एक्सप्लेन करके आ रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज इररेलेवेंट एंड नॉट रिक्वायर्ड। सो यू नीड टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ द क्वेश्चन, एंड वो तभी हो सकता है जब आपका एक टीचर्स और एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव होगा कि इसमें एग्जामिनर क्या चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है, आप अपने स्कूल में एग्जाम देते हैं और उसमें आपको 3 में से 2 या 2 में से 1.5 नंबर मिलता है, तो क्या करते हैं आप, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उनको ये 100 में से 60 नंबर आ गए बहुत है जी, हम तो इतनी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं, जिनको अपने आधे आधे नंबर से फर्क पड़ता है, वो एग्जामिनर के पास, टीचर के पास जाके जरूर ये पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे 2 में से 1.5 दिया है, आधा नंबर काट लिया, क्यों काटा। अब इसका भी एक तरीका होता है पूछने का। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं तो मेरे से पूछते हैं सर आपने इसमें 3 में से 2 दिए क्यों। तो वो चीज थोड़ा सा एक अनडिग्निफाइड हो जाती है। अब जब आप अपने टीचर के पास जाएं
तो इन दैट केस रादर देन आस्किंग देम कि आपने ये नंबर क्यों काटा, उसकी बजाय आप उनसे ये पूछिए कि सर मैम इसमें क्या कमी रह गई, इसमें क्या ऐसा और लिखते कि आप मेरे को इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देते। अब वो बताएंगे आपको उनका पर्सपेक्टिव कि व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, कि आपने आंसर तो लिख दिया 10 लाइनों का, लेकिन उसमें ये पॉइंट मिसिंग है या ये पॉइंट आपने इररेलेवेंट एक्स्ट्रा ऐड करे हैं अपार्ट फ्रॉम द अदर मिस्टेक्स दैट यू हैव डन। सो ट्राई टू गेट द एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद जब आप लर्न करते हैं, उसके बाद जब आप आंसर्स लिखते हैं, सो डेफिनेटली आप उसमें ज्यादा बेटर मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज ट्राई टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें लेबलिंग्स इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। अगर आप कोई रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नाम, एरोज के ऊपर जो कंडीशन होती है रिएक्शन की, वो लिखना मस्ट है। अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसमें आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो आप उस फॉर्मूले के आगे ब्रैकेट में स्पेसिफाई करिए कि ये फॉर्मूला कहां से आया। डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि टीचर को तो ये पता ही होगा ना, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, वो टीचर को तो फिर सभी कुछ पता है, आपको लिखने की भी क्या जरूरत है, उसको तो पहले से आता है। आंसर में सिर्फ लिखा है मैम यू नो एवरीथिंग, व्हाई आर यू आस्किंग मी। इट इज जस्ट टू चेक यू एंड योर नॉलेज, हाउ मच यू नो। तो जब भी आप किसी आंसर को लिख रहे हैं तो इन दैट केस कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए, स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चंस के अंदर 3 या 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, राइट? वहां पर किसी भी आंसर को आप स्टार्ट करते हैं, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग विद बिकॉज। दिस इज नॉट द राइट वे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाई एक्स सेड दिस टू वाई, बिकॉज एक्स had this kind of feeling. No, you don't have to write your or start your answers with because. You have to write the complete answers. आप कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रॉपर स्टेप्स बताइए उसके। आपने कैलकुलेशन रफ में एंड में रजिस्टर के कहीं पे कर ली है या कहीं पे आपने रफ पेज पे कैलकुलेशन करके सीधा वाले आए हैं, शो द स्टेप्स। आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, फॉर्मूला, स्टेट द फॉर्मूला। यूनिट्स का ध्यान रखिए वहां पर। अगर आप लोग केमिस्ट्री में कुछ लिख रहे हैं, स्पेसिफाई ईच एंड एवरी डिटेल इन द रिएक्शन, राइट? इंग्लिश में आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से मार्क्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर वर्ड लिमिट में एक्सप्लेनेशन दीजिए। आप वर्ड लिमिट कम लिखते हैं, ऑफ कोर्स योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, स्पेशली इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। और अगर आप वर्ड लिमिट ज्यादा लिखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं करता, बट यू फेल टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपने 3 या 5 लाइनें एक्स्ट्रा लिख दी हैं, उनको लिखने में जो आपने टाइम वेस्ट किया है फाइनल एग्जाम्स के अंदर, दैट वाज अ ब्लंडर दैट यू कमिटेड। और अपने आंसर्स को एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, कटिंग्स को वहां पे अवॉइड कीजिए एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अगेन विद द टीचर्स पर्सपेक्टिव कि एज अ टीचर क्या चीजें वो चाहता है आपके इस आंसर में देखना, जिसके बेस पे वो आपको नंबर देने वाला है। ट्राई डूइंग इट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एकदम से नहीं आएगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1-2 दिन का काम नहीं है, 1 महीना 2 महीना इस तरीके से करते हुए आप जब चलेंगे, देन वंस यू आर थ्रू विद एनी पर्टिकुलर चैप्टर, हैविंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कि एक पेज में, एक पैराग्राफ में जो भी आपने पढ़ा एक टॉपिक में, उसके बेस पे आपने खुद क्वेश्चंस बनाए। एज ए टीचर आप खुद क्वेश्चंस फॉर्म कर रहे हो, तो वंस दैट चैप्टर इज ओवर एंड यू कम टू द एक्चुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज, देन यू सी द डिफरेंस। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देख रहे होते हैं तो अब 2 चीजें होंगी बेटा। पहला, आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने खुद बनाए थे, तो आपको बड़ा अच्छा सा एक फीलिंग अंदर से फील होती है दैट अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को भी पता था, ये इंपॉर्टेंट है, अरे ये तो मैंने भी एज इट इज यही पूछा था। एंड यू विल फाइंड, क्योंकि आप डिटेल स्टडी कर रहे हैं, बहुत से क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज में नहीं है, तो आपको लगेगा अरे इसमें ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, ये भी तो बनता था, अरे ये भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इट इज नॉट बीन आस्क्ड। सो दिस इज हाउ you will be benefited both sides.
कोशिश कीजिए एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से पढ़ने की, कोशिश कीजिए जैसा मैंने बताया करने की, और कंसिस्टेंटली हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक एक दो दो चैप्टर तक ऐसा करिए, एंड देन यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ। आप देखेंगे कि नाउ आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है टॉपिक की और चैप्टर की। नाउ आपको ज्यादा बेटर डिफरेंशिएशन हो गया है कि क्या क्या चीजें रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट थी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आई एम वेरी मच श्योर दैट इफ यू विल ट्राई डूइंग दिस, it is going to definitely improve you, your performance and your marks. But कंसिस्टेंटली करना है, ऑफ एंड ऑन नहीं करना है और एक दो दिन तक नहीं करना है। ट्राई डूइंग इट फॉर 15-20 डेज मिनिमम, और फॉर 2 चैप्टर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, एंड फिर मुझे बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स। मुझे अपना जो भी फीडबैक हो जरूर शेयर कीजिएगा, whether you felt improvement or not. If yes, very good, keep doing it, and if not, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, बहुत सारी और भी चीजें हैं वो करेंगे। इंप्रूवमेंट तो लानी है, राइट? अच्छा स्टूडेंट तो बनना है, अच्छे मार्क्स तो लाने हैं। इफ दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, समथिंग एल्स इज गोइंग टू वर्क। आई हैव गॉट एम्पल ऑफ टिप्स फॉर यू। फाइन? So start working the way I have told you and see the difference for yourself. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, share, like, subscribe as always. So guys, keep working the good work and I'll catch you soon in my next video with yet another important topic. Till then, bye everyone. Take care.